दोस्तों सबसे पहले लेते हैं चाय की चुस्की और उसके बाद बात करते हैं उसकी। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का 77वां प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको बता देते हैं, हमने खास तौर पर इनवाइट किया है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर को। दोस्तों आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा करनाल के अंदर जो वीरेंद्र सिंह राठौर को नहीं जानता हो। बिहार में चर्चे सुने आपने काफी इनके, उत्तराखंड में सुने हैं और दिल्ली में चर्चे सुने हैं, और करनाल में तो ये चर्चाओं में ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों सीधी बात करना जाएंगे चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी में वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ। आज जानेंगे उनके जीवन के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। दोस्तों जो मैं आज आपको दिखाऊंगा वीरेंद्र सिंह राठौर के बारे में, उससे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक सीधा साधा सा बच्चा किस तरह से जीवन में अटखलियां खाते 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 एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बन गया। सीधा पूछ लेते हैं सबसे पहले, वीरेंद्र जी आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी के 77 प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात सुखीजा जी, आपका और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है। राठौर साहब सीधी बात कर लेते हैं, ये चाय की चुस्की का प्रोग्राम क्या, कैसा आपको क्या लगता है कि कितना जबरदस्त है ये? अच्छा कार्यक्रम है। शहर के लोगों के साथ जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले साथियों के बारे में और जानने सुनने का मौका आपकी चाय की चुस्की के माध्यम से मिलता है। और आज आपने चाय की चुस्की के ऊपर मुझे इनवाइट किया, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद हम भी करते हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर का जो समय है बेहद ही कीमती समय है, और जो हमारा टाइमिंग सेट हुआ था उससे आधा घंटा पहले ही मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं भैया जल्दी कर दो जल्दी कर दो जल्दी कर दो। अब आप देखो दोस्तों, एक टाइम सेटल होता है, उसी टाइम के हिसाब से ही प्रोग्राम आगे चलता है। राठौर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपकी जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या बनना चाहते थे आप? बन क्या गए? देखिए, जीवन की शुरुआत तो जैसे हर करनाल शहर के बच्चे की होती है, मेरी भी करनाल शहर के उस बच्चे की तरह ही हुई। करनाल में ही पढ़े, करनाल में ही पढ़ाई संपन्न हुई। और उसके बाद क्योंकि पिताजी और पूरा परिवार लगभग वकालत के क्षेत्र में है और जुडिशरी में है, तो मेरा भी जो शौक़ था वो वकालत की तरफ ही था। और 12वीं करने के बाद मैंने वकालत में एडमिशन लिया, और एलएलबी करने के बाद जी मैंने प्रैक्टिस शुरू की। जी और कई वर्षों तक हाई कोर्ट में मैंने वकालत की, लगभग 2006 तक। जी। उसके बाद फिर कैसे क्या हुआ? 2006 2005 में वकालत करते करते अचानक जीवन में मोड़ आया और मेरी राजनीति के अंदर एंट्री हुई। एक समय ऐसा था जब मैं वकालत हाई कोर्ट में कर रहा था, तो बहुत सारे मुझे आज भी याद है कि पॉलिटिशियंस के मुकदमे लड़ने का मुझे मौका मिला। बस पॉलिटिशियंस के मुकदमे लड़ते लड़ते अचानक राजनीति में एंट्री हुई, और ऐसी एंट्री हुई कि अब उससे निकल ही नहीं पाया हूँ। मतलब आप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसको तोड़ना कठिन हो गया। अब उसे आप कैसे भी कह सकते हो, पर मैं इसको इस चीज़ से देखता हूँ कि जब राजनीति में मैं आया, जो कि आने का मेरी कभी कोई इच्छा नहीं थी, तो मैंने राजनीति में आने के बाद देखा कि समाज में बदलाव लाना एक बहुत ज़रूरी है। और जिस भी व्यक्ति में विजन हो, वो अपने विजन के माध्यम से एक बड़ा बदलाव समाज में कर सकता है।
तो मुझे कहीं न कहीं ये महसूस हुआ जी। कि देश की राजनीति के अंदर, प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को आगे लेकर के जा सकें। तो मैंने फैसला लिया कि अब मैं राजनीति में रहूँगा और राजनीति के माध्यम से समाज को, अपने इलाके को बढ़ाने का काम करूँगा। राठौर साहब, आप राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद कांग्रेस को आपने चुना और कांग्रेस से कई बार चुनाव लड़े हैं आपने। अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है आपको? मैं आपके ये निजी जीवन की बात कर रहा हूँ। निजी जीवन में आपको पॉलिटिकल लेवल्स पर सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपकी वजह से बहुत से लोग सफल हो गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ गया। लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी है, वो जो उभर कर नेतागिरी जो उभर कर आ रही है, दबंगी टाइप जिसको कहते हैं, एक दबंग जिसका इस्तेमाल मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि दबंग दोस्तों, आपने फ़िल्म भी देखी होगी दबंग। और आपको बता दूँ दबंगी क्या है कि किसी गरीब का उत्पीड़न देखा नहीं जाता राठौर साहब। किसी भी तरह का क्राइम नहीं देखा जाता, किसी भी तरह की लाचारी नहीं देखी जाती, किसी भी तरह की मजबूरी नहीं देखी जाती। तो जब इस तरह के आपके पास मामले आते हैं, आपका खून कैसे खौल जाता है? देखिए, पहले तो आपने सवाल किया सफलता नहीं मिली, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ। सफलता और असफलता की परिभाषा क्या है, ये हर एक व्यक्ति की अपनी सोच पे निर्भर करता है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि चाहे कोई चुनाव है या चुनाव का नतीजा है, वो कहीं न कहीं आपको सिखा कर के जाता है। और जीवन में जो व्यक्ति सीखने सीखने की इच्छा रखता है, जी। मुझे लगता है वही जीवन में सफल हो पाता है। तो मैं तो लगातार चुनावी राजनीति में सीख ही रहा हूँ और कांग्रेस के संगठन की राजनीति में मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ दी हैं और आज मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव बना कर के मुख्य प्रदेश का एक प्रभारी भी नियुक्त किया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पार्टी का विश्वास लगातार मुझ पर बढ़ा है और पूरे देश में भी काम करने का मौका मिला, देश को समझने का मौका मिला और कहीं न कहीं मैं ये महसूस करता हूँ कि चुनावी राजनीति तो निश्चित रूप से कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है और जीवन में हार जीत तो देखो चलती है और ऐसा कोई लीडर नहीं है जो जीवन में चुनाव नहीं हारा हो और मुझे लगता है कि हार करके आदमी सीखता बहुत है। समाज के प्रति जिम्मेवारियां आपकी कैसे निर्वाहन होनी चाहिए, वो चुनाव आपको सिखाते हैं। तो मैंने तो छोटी उम्र में ही काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। आप कह सकते हो कि लगभग 37 साल की उम्र तक मुझे 3 चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो 37 साल की उम्र तक अगर आपने 3 चुनाव लड़ने के बाद तजुर्बा राजनीति का आपको हासिल करने का मौका मिला, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, अपने आप में सफलता है। सफलता का मापदंड और दृष्टिकोण हर एक व्यक्ति का देखने का अलग हो सकता है। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ कि मुझे छोटी उम्र में बेहद तजुर्बा सीखने का मौका मिला और अपने आप को समाज में किस प्रकार से मेरा सामाजिक बर्ताव लोगों के साथ हो, उसको सीखने का मौका मिला और मैं निरंतर सीखने के मोड में ही रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आम आदमी की आवाज़ मैं बन पाऊँ। जो व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है, उसकी आवाज़ मैं बन पाऊँ। मजबूती से आवाज़ उठाऊँ और जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी कि मजबूती से राजनीति में सिर्फ वही व्यक्ति आवाज़ उठाता है जो पाक साफ हो, जिसका सोशल कंडक्ट अप टू द मार्क हो, जो भ्रष्टाचार से दूर हो। अगर हम इन मूल्यों पे चलते हैं तो हम लोगों की आवाज़ मजबूती से उठा पाने में सक्षम रहते हैं। इनमें से अगर एक भी फैक्टर मिसिंग हो जाए तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल लोग फिर आवाज़ उठा नहीं पाते, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो।
राठौर साहब, हम आपसे बात करें थोड़ा। मैं चाहूंगा कि आपके हाथ, राठौर साहब, जब आपके हाथ ऐसे आगे आ जाते हैं तो आपका जो ये खूबसूरत मूंछों वाला चेहरा है ना, वो लोगों को दिख नहीं पाएगा। तो ये आपकी जो स्माइल है ना, जो अंदर की ये मुस्कुराहट है, ये हम देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब ऐसे हाथ आप आगे कर लेते हो तो आपका इस चेहरे की जो मूछें भी है ना, वो भी लुप्त हो जाती हैं। राठौर साहब, मेरा सवाल है आपसे, आपकी जन्मभूमि और कर्म भूमि कौन सी है? क्या समझते हैं आप इन दोनों के बारे में? क्या लगता है? क्योंकि जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ही यही है, जन्मभूमि और कर्म भूमि। क्या कहना चाहेंगे? जन्मभूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है। कर्म भूमि मेरी चुनावी चुनावी कर्म भूमि तो मेरी घरोंडा विधानसभा रही है। पर क्योंकि जन्म तो मेरा करनाल का ही है, तो जिला तो हमारा करनाल ही है, तो कर्म भूमि जन्म भूमि तो सब एक ही है, करनाल जिला ही है। राठौर साहब, कभी कभी आपका मूड बड़ा अपसेट होता है, बड़े गुस्से में दिखते हो और फिर उस समय जब आपको गुस्सा आता है तो आप बड़े अटैक मोड में आ जाते हैं। फिर चाहे सरकार हो, चाहे जो भी हो, तो उस समय जो आपका मूड होता है, एक अटैक मोड के अंदर होता है कि एकदम से फायर करना किसी भी चीज को जो समाज के खिलाफ होती है, उसको रोकने के मूड में आप उतर जाते हैं। ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित होती हैं या आपका व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये उद्देश्य है? देखिए, ये कई बार मैंने देखा है कि एग्रेसिवनेस थोड़ी सी आ जाती है। एक्सेप्ट करते हैं आप? मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये कोई आज की नहीं है, ये मेरी प्रवृत्ति में बचपन से ही है। बचपन से ही है, स्कूल कॉलेज टाइम से ही है। जब हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, जब भी ऐसी प्रवृत्ति थी। फिर प्रताप पब्लिक से +2 करी, तब भी ऐसी प्रवृत्ति थी। कुछ समय करनाल के कॉलेजों में भी गए, तब भी ऐसी प्रवृत्ति थी। और यूनिवर्सिटीज़ में जब मैंने पढ़ाई की, तब भी ऐसी प्रवृत्ति थी। पर मैंने ये देखा है कि इनजस्टिस के खिलाफ जब जब मैं ये कन्विंस हो जाता हूँ मेंटली कि किसी राइट कॉज के लिए खड़ा होना है, तो फिर मैं हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कभी लाइफ में नहीं करता। फिर मैं अपनी पूरी एनर्जी को उसमें झोंक देता हूँ। हाँ, अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ कि राइट कॉज नहीं है, फिर मैं कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं जीवन में करता। पर अगर एक बार मुझे मेरे माइंडसेट में ये बात बैठ जाती है जब कि इनजस्टिस ज़्यादा है और कॉज राइट है, तो फिर कोई भी हो, फिर मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा कि हमारी सरकार है कि हम विपक्ष में हैं। आप बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी अपनी सरकार में भी। जिस प्रकार से मैं अब विपक्ष में बोलता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपनी सरकार के अंदर बोलता था। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा आवाज़ सरकार के अंदर उठाई बजाय विपक्ष में। तो लोग मुझे जब भी कहते थे कि आपकी तो सरकार है, पर इसी प्रकार से मैं लोगों के लिए लड़ता रहा, चाहे वो सरकार थी, चाहे अब हम विपक्ष में हैं। आपको इसका कारण बता दूं लोगों को? आपकी अनुमति है? हाँ, बताइए बताइए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार कारण क्या है कि ये वीरेंद्र सिंह राठौर एकदम गुस्से में कैसे लाल पीले हो जाते हैं। काला तो नहीं कहूँगा, अब होली आ रही है, होली के में काला पीला नीला हर तरह के रंग लग जाते हैं। लेकिन जो मेरा स्टडी है, जो मेरा मानना है, जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने इस विषय के ऊपर रिसर्च की है, राठौर साहब, ये जितने भी वी अक्षर के नाम होते हैं, वीरेंद्र, खास तौर पर वीरेंद्र नाम के लोग, विकास नाम के लोग, विवेक नाम के लोग, जितने भी अक्षर वी से स्टार्ट होते हैं, इनकी राशि होती है वृक्ष। और वृक्ष राशि के अंदर एक बात समझ से बाहर है कि जन्म लगन को भी अगर बीच में जोड़ लें या सीधा सीधा प्रभाव देखें, तो मैक्सिमम जितने भी वी नाम के, विजेंद्र आप देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं इस नाम के, उनके अंदर स्वाभाविक है कि अचानक से गुस्सा आ जाना और उसके खिलाफ आना, जो अन्याय कर रहा है। और आपको बता दें राठौर साहब, आदमी उस समय कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि वो उसके दिमाग में आ जाता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए,
कि अन्याय को सहन करना ही नहीं है। यदि मैं आपकी बात करूं या फिर मैं अपनी बात करूं, तो ये जो गुण है, ये गुण अपने अंदर भी खूब है और इसको दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये राशि ही ऐसी है। आपको क्या लगता है, आप इन चीज़ों को मानते हैं? देखिए, आप तो मेरी ऐसी छवि प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कितने गुस्से वाला हूँ। मैं गुस्से वाला नहीं हूँ। मैं बात को मजबूती से रखता हूँ। मैं बताता हूँ, प्यार भी करते हो आप। मैं बात को मजबूती से करता हूँ, लॉजिकली करने का प्रयास करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस भी मुद्दे को उठाऊँ, उसकी मैं जड़ तक जाऊँ। तो हाँ, कई बार आप जैसे साथी बदमाशी मेरे साथ करने का प्रयास करते हैं, जी। पर मैं फिर भी आप लोगों से बच के निकलने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने हमेशा अपने जीवन में, जी। खास तौर पे राजनीतिक जीवन में, हम्म, चाहे वो मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात हो, जी। करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारे अपने गृह जिले की बात हो, हम्म, मैंने जब भी मुझे लोगों ने किसी इशू के ऊपर मौका काम करने के लिए कहा है, मैंने बड़ी ईमानदारी से लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया। कभी दबाव मैंने नहीं माना। हालांकि बहुत सारे दबाव आते हैं राजनीतिक जी। जीवन के अंदर, हाँ। पर मैंने हमेशा उन दबाव को ओवरकम करने की कोशिश की है और दबाव के अंदर कभी मैं आया नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ये परमात्मा का बड़ा आशीर्वाद है, ये शक्ति भगवान ने मुझे दी है और आप जैसे मित्रों का सहयोग है। और जब तक भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, तब तक लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। मैंने बोले कि फौज करेगी मौज। हाँ, भोलेनाथ की कृपा से जो है लोगों के की आवाज़ उठाने का आशीर्वाद मिलता है। अभी आपने देखा होगा, ये मामला स्पा सेंटर्स वाला मामला था। तो सुखीजा जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग आकर के मुझे किस प्रकार से बोलते थे कि राठौड़ साहब ये बंद होने चाहिए। ये मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे इन सेंटर्स ने लाइसेंसेस अप्लाई करके लिया था, लीगली वो लोग चला रहे थे, पर लीगल लाइसेंसेस की आड़ में सारा काम इलीगल हो रहा था। आपको बता देते हैं, आप अधिवक्ता हो और आपको बता देते हैं, राठौर साहब इनके पास किसी भी तरह का लीगल लाइसेंस नहीं है। इनके पास ट्रेडमार्क है और ये टोटली जितने भी सपा सेंटर चल रहे हैं सब इनलीगल चल रहे हैं। इनको सिर्फ एक शॉप एक्ट के अंदर एक लाइसेंस जारी किया गया है और इनको ये नहीं कि मसाज सेंटर खोलने का ही लाइसेंस दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है राठौर साहब। टोटली ये भ्रष्टाचार से लिप्त मामला है। आपको मालूम ही है जिस तरह से धड़ाधड़ मसाज सेंटर यहाँ खुले करनाल में, करनाल की बदनामी हुई और मामले उठे, तो ये सब तो चल रहा है और भी मुझे लगता नहीं है कि ये रुक पाएगा, क्योंकि इसको रोकना बेहद ही कठिन कार्य है। लेकिन आपका जब बयान आया कि मैं स्वयं लठ उठाकर इनको बंद कराने का प्रयास क्यों करूंगा, तो दोस्तों ये बयान आपका सराहनीय है। लेकिन एक बात है कि प्रताप पब्लिक स्कूल में आपने स्टडी ग्रहण की और प्रताप पब्लिक स्कूल की जो छवि है, जो उस पे एलिगेशंस लगे हैं उत्पीड़न के, महिलाओं के उत्पीड़न के, 376 के मामले को लेकर आपके ही घर से केस लड़ा जा रहा है कि उस स्कूल के डायरेक्टर को अंदर ठोकने की तैयारी है, जिस स्कूल में आपने शिक्षा ग्रहण की। तो ये शिक्षा जो आपने वहां से ग्रहण की, ये संस्कार किसने दिया आपको? ये तो देखो, कोई भी व्यक्ति जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ जो है जी। कार्रवाई कानूनी रूप से होनी चाहिए। वो तो एक अलग विषय है। जहाँ तक प्रताप पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने की बात है, आपको ध्यान होगा जिस समय हम 10th पास आउट करते थे उस समय स्कूल +2 तक नहीं होते थे। 1991 के अंदर कॉन्वेंट भी 10th क्लास तक ही था और +2 करने के लिए 2-3 स्कूल अवेलेबल थे। एक तो शायद प्रताप पब्लिक में तो +2 थी, BS मॉडर्न स्कूल में +2 थी हमारे समय में, और हिमालय पब्लिक स्कूल के अंदर 10+2 थी। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी चॉइस नहीं होती थी कि किस स्कूल से +2 की जाए। तो और प्रताप पब्लिक स्कूल के अंदर भी एडमिशन जो है बहुत एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर मिलता था। तो वो इंटरेस्ट पे मिलता है या कुछ और इंटरेस्ट पे मिलता था? चलो, नहीं, उस समय भी टेस्ट होते थे और टेस्ट के बाद ही, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती थी, तो कोई ना कोई मापदंड वो रखते थे एडमिशन करने का। तो स्वाभाविक है कि जब आपको अपने शहर में ही +2 करनी है तो आप इन्हीं 2-3 स्कूलों में से आप ऑप्ट करेंगे।
और जहाँ तक डायरेक्टर प्रताप पब्लिक स्कूल का मामला है, वो एक अलग विषय है। गंभीर अपराध है। अपराध तो चाहे किसी ने भी किया हो, और क्लाइंट जब आपके अंदर फेथ डिपोज करता है, तो फिर आपको अपने क्लाइंट के लिए प्रोफेशनली जो है वो पूरा डेडिकेशन के साथ उसके लिए लड़ना पड़ता है। फिर आप ये नहीं देखते कि भाई आपने कौन आपके खिलाफ है या कौन आपके किसके साथ आपके संबंध है। प्रोफेशन के अंदर, लीगल प्रोफेशन में, और हमारी तो अब थर्ड जनरेशन इस प्रोफेशन में है, आने जा रही है, तो आपको अपने क्लाइंट के प्रति बहुत सीरियस रहना पड़ता है और बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और हर वो कदम अपने क्लाइंट के फेवर में आपको उठाना पड़ता है, और चाहिए भी, कि जिससे आपके क्लाइंट के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर सिक्योर किया जा सके। तो राठौर साहब, आपको ये वाकई में निजी तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे कि वाकई में ये अपराध हुआ है या आरोप लगे हैं? देखिए, आरोप तो सिर्फ कोर्ट में होते हैं, पर अभी जिस प्रकार के एलिगेशंस हैं और जिस प्रकार से पीड़िता ने अपनी बात को रखा है, ये बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस ऑफेंस है, और ये बड़ी लड़ाई है। ये एक तरफ लड़ाई है जहां सरकार और पूरा तंत्र प्रभावशाली लोगों के साथ खड़ा है, और इधर एक पीड़िता न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करके न्याय की लगातार गुहार लगा रही है। तो पीड़िता की तरफ से न्यायपालिका में उसके उनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्याय की जीत होगी, और बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है कार्रवाई की जा रही है। चलिए दोस्तों, वीरेंद्र राठौर हमारे साथ है तो उनसे एक सवाल और पूछ लेते हैं। राठौर साहब, जिस तरह से करनाल में भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हो चुके हैं, अफसर अंदर जा रहे हैं, आपको शर्म आती है कि आप इस शहर में रहते हैं? या क्या क्या महसूस क्या करते हैं कि अपने ही शहर के अंदर, जो एक पूरी स्टेट के अंदर सबसे पीसफुल, सबसे शांति प्रिय और सबसे, यदि मैं बात करूं, संस्कारिक करनाल माना जाता था, और आज इसमें इतने बड़े बड़े जैसे सपा सेंटर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के कांड हो रहे हैं, कुछ भी करनाल में हो रहा है, तो क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि आपका शीर शर्म से झुक जाता है क्या? देखिए सुकीजा जी, मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि मैं करनाल शहर मेरी जन्मभूमि है, मैं इस शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये हमारा जो ये शहर है, एक तो बहुत शांति प्रिय शहर है, और बहुत ही भाईचारे वाला शहर है। आपस में प्रेम प्यार सामंजस्य हमारे शहर में बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात ठीक है कि पिछले कुछ सालों में शहर का वातावरण दूषित करने के प्रयास हो रहे हैं। गंभीर मसले, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, थोड़े से और आपराधिक मामले हों, उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। उसके कई कारण हैं, पर आज चाय की चुस्की पर मैं उन कारणों पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आपका ये इंटरव्यू है, तो मैं इसके अंदर अटैक नहीं कोई करना चाहता पॉलिटिकल। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे शहर के अंदर सद्भावना रहे, हमारे शहर का वातावरण ना बिगड़े, हमारे शहर में भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे लगे रहें, इस तरफ मेरी पैनी नज़र है, और मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैं करनाल वासियों को भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जब तक हम बैठे हैं करनाल में, शहर में, जब तक हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि हमारे शहर के ऊपर इस प्रकार की जो आफत है वो ना ना आ सके। और आपने देखा होगा कि जब भी सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे शहर की के आत्मसम्मान को ठेस लगे, मैं मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो तुरंत हम एक्टिवेट होते हैं और उस आत्मसम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा मदन लाल ढींगरा जी वाला मामला, वाह, क्या बात है! ये तो मैंने छेड़ना था, आपने छेड़ दिया। आपको याद है? याद है बिल्कुल। वो समय था जब मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया। जी। मदन लाल ढींगरा जी एक महान फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने विदेश की धरती पे जाकर के इतना सर्वोच्च बलिदान अपना दिया देश की आज़ादी के लिए।
उनकी मूर्ति को जब पार्क में से हथौड़े मार मार के हटाया गया, उस समय मेरे दिल में यह एहसास हुआ कि इतना बड़ा अपमान हमारे शहर के अंदर अगर होगा तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी करनाल के साथ कि देश में कहीं पे भी बात होगी कि एक ऐसी जगह बताओ जहां मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को हथौड़ों के साथ हटा दिया गया हो ज़बरदस्ती, और एक दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया गया हो, और जब पार्क उनके नाम से है तो जब भी वो सवाल उठेगा तो बात आएगा कि ये घटना करनाल में घटी। और मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये सिर्फ मूर्ति हटाने का मसला नहीं था, ये बड़ा स्वाभिमान आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला था जो करनाल के ऊपर एक परमानेंट दाग छोड़ के जा सकता था, हमारे शहर की छवि के ऊपर एक दाग छोड़ के जा सकता था। हाँ, उस समय मुझे सख्त कदम उठाने पड़े। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि मूर्ति नहीं लगने दूंगा। तब मुझे वो आप जो कह रहे हो गुस्से वाले रूप में मुझे आना पड़ा, और फिर हमने भी ऐलान किया कि हम मूर्ति लगाएंगे। तो एक मैच सा बन गया मुख्यमंत्री और हमारे बीच में कि मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आप देखिए सुखीजा जी, मेरे सारे साथियों ने, मेरी सारी टीम ने कैसे प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मूर्ति बनवाई गई जयपुर से, मूर्ति को लाया गया। सीआईडी की खबरें चल रही थी, सीआईडी बारी बारी कह रही थी कि पार्क में मूर्ति नहीं लगने देंगे। कैसे पूरी टीम ने मेरे साथ मिलकर के रात के 2 बजे पार्क के अंदर ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया, और हम सफल हुए मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को स्थापित करने में। आज शानदार मूर्ति वहाँ लगी है, और जो नुकसान करनाल की छवि को पूरे देश में हुआ था वो हमने नहीं होने दिया। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि अपने मुंह से कोई शब्द मैं निकालूं तो मैं उस शब्द की पूरी पहरेदारी करूं। चलिए राठौर साहब, आप चूक गए इस मामले के अंदर, क्योंकि अब मैं आपको जो चूटी भरने वाला हूं वो आपको कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान पर चोट जरूर पहुंचाएगी। राठौर साहब, आपने उस समय सरकार और प्रशासन को समय दिया था कि यदि 1 साल के अंदर इस पार्क को डेवलप नहीं किया गया, मूर्ति का रख रखाव सही तरह से नहीं किया गया, तो हम खुद उसको कर देंगे। तो राठौर साहब, ये वादा बीच में से कैसे टूट गया? पार्क की दुर्दशा तो वैसे की वैसे है, केवल मात्र शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा वहां स्थापित है, ये आप चूक कैसे गए वहां से? नहीं, देखिए, मूर्ति का रख रखाव तो हम लोग आज भी साफ सफाई मूर्ति की लगातार निरंतर हमारी टीम करती है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि मदन लाल ढींगरा जी के नाम से जो पार्क है उस पर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि फंड हमने सैंक्शन कर दिया है और इसकी ब्यूटिफिकेशन होगी। और आपको याद होगा, पूर्व के डीसी निशांत यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इतने लाख का बजट हमने अलॉट कर दिया है। तो ये बात आपकी सही है कि ये सरकार ने वादा भी किया था और फंड एलोकेट भी कर दिया था। हाँ, पर ये आज आपने अच्छा याद मुझे दिला दिया। जल्दी इस मामले को लेकर भी निश्चित रूप से आवाज़ उठाई जाएगी और हम इस बात को इंश्योर करेंगे। हालांकि सरकार का काम है। वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था और ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया था, ऐलान डीसी निशांत यादव ने किया था। उन्हें अपनी बात का पहरा देना चाहिए, परंतु उनको अपनी बात याद दिलाने के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में आवाज़ हम दोबारा उठाएंगे। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कहा था कि 1 साल के अंदर यदि इन्होंने नहीं किया तो इस पार्क का सौंदर्यीकरण भी वीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा कराया जाएगा। तो वीरेंद्र सिंह राठौर की क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं करवा पा रहा? जब भी वीरेंद्र सिंह राठौर का जो परिवार है, जो परिवार के एक सदस्य ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया हो और जिनका आज तक शव नहीं आया,
पूरा परिवार आज भी उस जांबाज सिपाही की बात करूंगा, उस जांबाज जवान की बात करूंगा, जिसकी आज भी शव के लिए आंखें तरसती है, नमन रहती हैं। राठौर साहब, ये आपसे चूक कैसे हुई? ये क्या, कब तक करेंगे आप? आपका क्या नहीं नहीं, इसमें? ये चूक नहीं है, ये चूक नहीं है। आप समझिए कि सरकारी संपत्ति है, कोई प्राइवेट ट्रस्ट या सोसाइटी की तो वो जगह नहीं है। ये गवर्नमेंट की संपत्ति है। गवर्नमेंट की संपत्ति में कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन और जो वो तमाम चीज़ें हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। नहीं, वो राजीव गांधी प्रतिमा वाले चौक पर किया है, आपके कार्यकर्ताओं ने किया है। नहीं, वो तो साफ सफाई करी है। हाँ जी, पेंट भी किया है। साफ सफाई और मूर्ति की पेंटिंग जी करी जी, है। हाँ जी हाँ जी। पर कोई किसी प्रकार की ब्यूटिफिकेशन में तो फिर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है ना। तो आपने ऐलान तो किया था ना? हमने ऐलान किया था कि हम सरकार से कराएंगे। आपको गुस्सा नहीं आ रहा मेरी बात से? निश्चित रूप से आप गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर मैं आप आपको गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? पर आप देखिए सुकीजा जी, मेरा आप इस प्रोग्राम बात ठंडा है को यार। अप्रिशिएट सर, करेंगे। मेरा प्रोग्राम ठंडा है। मैं जान रहा हूँ इस बात को कि जी आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। पर मैं बैलेंस्ड तरीके से आपकी बातों का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सुबह-सुबह आज आपने मेरी क्लास लेने का पूरा नहीं, प्रयास क्लास कर नहीं रहे हैं। है राठौर साहब, क्लास नहीं है। देखिए, एक आपकी एक इमेज है, आपका एक चरित्र का जो चलचित्र चल रहा है ना इस समय, जो आपके चरित्र का जो चलचित्र चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सौंदर्यीकरण कब तक करा देंगे? ये मैं इस बात आवाज़ को उठाएँगे और विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी मैं बात करूँगा कि अच्छे पेड़ पौधे ब्यूटिफिकेशन जो है पार्क की होनी चाहिए। साइज़ छोटा है पार्क का, तो 300 गज का के एरिया के अंदर वो पार्क है, तो जल्दी इस पे बात की जाएगी। और ज़रूरी ये था कि करनाल के स्वाभिमान आत्मसम्मान को बचाना। अगर वो मूर्ति वहाँ ना लगती, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तो ये एक हिस्ट्री बनती और करनाल के ऊपर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह जो है पूरे देश के अंदर सवाल उठता, तो करनाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता। तो आप देखिए कि मुझे भगवान ने मेरे साथी भी ऐसे दिए हैं जो इसी मेरी तरह सोचते हैं, और हर साथी की ये सोच थी कि हम सबको मिलकर के इस कार्य को अंजाम देना चाहिए। वो सबने मिलकर के दिया, और आपकी बात सही है और कि सौंदर्यीकरण इसका पार्क का होना चाहिए जल्दी। इस मामले में बीच में कोरोना का काल भी रहा, कुछ चीज़ें उस वजह से भी कोरोना डिले, काल में तो किया था सर। कोरोना काल में की वजह से भी चीज़ें डिले हुई। सरकार की कार्यशैली के ऊपर भी काफ़ी कमी आई कोरोना काल के दौरान। तो तमाम चीज़ें थी, अब चीज़ें दुरुस्त हैं इन तमाम मुद्दों पे, परंतु सरकार हमें इतना बिज़ी रखती है कि इतने मुद्दे सरकार करनाल के अंदर कार्रवाई करने के लिए देती है, क्योंकि कोई काम तो सरकार करती नहीं। नहीं, नहीं, मुझे आपकी बात में वो वाली बात नहीं दिख रही है वीरेंद्र सिंह राठौर वाली, कि राठौर से बात हो और राठौर ये ना बोले अगर 6 महीने के अंदर सरकार ने इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया, तो राठौर लठ उठा के सौंदर्यीकरण कर देगा। आपको जल्दी अच्छे परिणाम दिखेंगे, जल्दी आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे। मतलब तैयारी है पूरी? हर मामले में लठ नहीं उठाया जाता, और सरकार हाथ खड़े कर देगी तो हम कर देंगे इस काम को। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या हाँ, ये राठौर साहब से मैं बात कर रहा हूँ, इतना पोलाइट। ये सिर्फ हमारा जो ये प्रोग्राम है चाय की चुस्की, ये उसके संस्कार बोल रहे हैं। नहीं तो राठौर साहब से अगर मैं ये पीसी कर रहा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता, बात कर रहा होता, तब इनकी आंखें भी इधर उधर फटकती और मूछें भी ऊपर नीचे होती और एकदम से मैसेज दिया जाता, अगर 6 महीने में 6 महीने में अगर सरकार ने नहीं किया तो हम कर देंगे। राठौर साहब, करनाल के हालात बड़े खराब है, कुछ कहना चाहोगे? करनाल के हालात ठीक हैं, हालात को ख़राब करने का भरसक प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, परंतु हम भी सजग प्रहरी की तरह बैठे हैं। हम अपने शहर के हालात को ख़राब नहीं होने देंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में करनाल को एक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, और जो करनाल को 30-40 साल आगे करनाल कैसा हो ऐसी सोच रखता हो, उसकी आज मुझे लगता है करनाल के अंदर आवश्यकता है। पिछले 7-8 सालों में
या मैं कहूँ पिछले 2 दशक में ही, या मैं कहूँ जब से मैं राजनीति में आया हूँ मुझे ऐसा नहीं एहसास हुआ कि करनाल के अंदर कोई विजनरी लीडरशिप हो। विजनरी लीडरशिप से मेरा मानना ये है, ऐसी लीडरशिप जो आगामी 30-40 साल की दूरदर्शिता रखने वाली लीडरशिप हो। हाँ ठीक है, कुछ कुछ लीडरों ने गलियां नालियां सड़कें बनाई होंगी, वो रूटीन के काम है। देखिए सुखीजा जी, आप सीरियस बात किया करें मेरे साथ, मैं आपसे बताऊँ नहीं, आप आपकी आप कभी आपकी कभी आपकी आपकी जो आप गली जो है बनी ना, है, आपकी गली भी तो चलिए चलिए ठीक है, तो सीरियस हो जाते हैं। आपके साथ भी प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत नॉन सीरियस सीरियस बात चल रही राशि हो वो और वृक्ष नॉन राशि है सीरियस ज्यादा। बात आप करने लगते हैं। तो विजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि करनाल जोग्राफिकली पूरे उत्तरी भारत में सबसे बेस्ट प्लेस्ड है। अब मैं सीरियसली आपको जो बात करना चाह रहा हूँ, हम नेशनल हाईवे 1 पे हैं, हम उत्तरी भारत में, 44 में। अब वो 44 हो गया, उत्तरी भारत में हम भूगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बेहतरीन एक लोकेशन में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल correct। जहाँ एक तरफ यूपी लगता है, हम्म, हिमाचल हमारे नज़दीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब, यहीं से करनाल से होकर के आपको जाना पड़ता है, दिल्ली भी नजदीक है। राजधानी हमारे नज़दीक है, और एनसीआर क्षेत्र भी तक भी हम टच कर गए हैं। तो भविष्य में 30-40 साल का करनाल आप कैसा देखते हैं? मैं ये कल्पना करता हूँ कि 30-40 साल में इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ग्रोथ हो, इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ग्रोथ हो कि करनाल एक लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक हब बन जाए। जैसे गुड़गांव आईटी हब बना, वैसे करनाल को भी डेवलप किया सकता था। गुड़गांव आईटी हब बनने का कारण क्या था कि वो एक तो एनसीआर में था, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल जो है गुड़गांव के नज़दीक था। पर उत्तरी भारत और दुनिया को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर एयरपोर्ट मुझे लगता है कि करनाल में होता, तो आज करनाल ना केवल एयर कनेक्टिविटी परंतु एक बहुत बड़ा आईटी का हब और एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका होता। फिर आप अगला सवाल कर देंगे कि जी आपकी सरकार ने क्या किया। मैं बारी बारी बोल नहीं, रहा मैं हूँ, ये नहीं करूंगा सवाल। मेरी एक निवेदन है, और आपके श्रोताओं से भी नहीं, निवेदन मैं है। ऐसा नहीं सवाल करने वाला आपसे। कई बार कई बार हमारे श्रोता भी करते हैं। मैं ये बात बड़ी ईमानदारी पूर्वक तरीके से करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे लोगों को भी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया। मैं फिर बोलता हूँ कि विजन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक मैटर है, वो इंडिविजुअल की थिंकिंग कैपेबिलिटी है। वो भाजपा के नेता में भी हो सकती है, वो कांग्रेस के नेता में भी हो सकती है। एनालाइज ये करना है कि कौन आदमी 40 साल आगे की सोच रखता है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ या बीजेपी के टाइम में क्या हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको आप चुन रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो कैसा सोचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सवाल करूँ एक? राठौर साहब, आपका क्षेत्र है जो जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं गोंडा से, वो एनसीआर में रह गया और बाकी जिला कट गया। पहला सवाल तो ये था। और दूसरा सवाल साथ के साथ मैं कर देता हूं कि आपने एक बात कही है कि करनाल का भाईचारा बड़ा जबरदस्त है, और इस भाईचारे की दोस्तों दाद देनी पड़ेगी। आपको बता देता हूं, भाईचारे की बात चल रही है तो राठौर साहब, जो करनाल के विभिन्न पार्टियों के भी सारे जितने भी नेता हैं, इंक्लूडिंग यू, यानी कि आप भी, तो आप सब कैसे समय निकाल के एक साथ बैठते हैं? देखिए भाई, एक तो बात समझिए कि एक तो लोकल शहर हमारा, सभी साथ पले बड़े हैं। अब जैसे जब मैं कॉलेज में था, हालांकि नरेंद्र सांगवान जी अब कांग्रेस में आ गए, उस समय इनेलो में थे,
हम कॉलेज में पढ़ते थे, सब उठते बैठते हैं। पिताजी क्योंकि वकालत में है, तो सभी पार्टी के लोग किसी ना किसी मामले में वकील के रूप में भी पिताजी को रखते हैं। तो सबका सामाजिक भाईचारा आना जाना बहुत ज़्यादा है। मेहता जी हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री, हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि हम अलग पार्टियों में। भाई पार्टी एक आइडियोलॉजिकल बात है, पर सामाजिक रूप से मिलना जुलना आपस में सबका बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे शहर में, सद्भावना। अगर किसी को दुख तकलीफ है, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो नॉन पॉलिटिकल है, हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। हाँ, राजनीतिक मुद्दों पर विरोध है, विचारधारा का विरोध है, वहाँ डट के विरोध है, परंतु एक दूसरे के साथ सामाजिक रूप से उठना बैठना, दुख सुख में जाना, ये हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा भी होगा कि इंडिविजुअली, ये करनाल के अंदर मैंने देखा कि ये खासियत है हमारे शहर की, इंडिविजुअली मीडिया के अंदर भी हम एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई छीटाकशी नहीं करते, वो छीटाकशी नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे लगता है करनाल के तमाम पार्टी के लीडरों से हट के सीखनी चाहिए। हाँ, गलत करने वाले व्यक्ति को पूरा अटैक भी किया जाता है, ये भी हमारे करनाल की खासियत है, परंतु सिर्फ अटैक के लिए अटैक करना है, ये प्रथा हमारे करनाल के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, समय हो रहा है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये आपको ये चाय की चुस्की के प्रोग्राम में आप आज आपको लिया गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो आपके लिए कामना करता हूँ कि आपका चैनल आगे बढ़े और आपके व्यूअर्स और बढ़ें और आपकी टीआरपी और बढ़े। इस शुभ काम, होली का त्यौहार आने वाला है, भाईचारे का त्यौहार है। आपके श्रोताओं को, आपको भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं, और भाई तरक्की करें। आपने अपने बारे में नहीं सुखीजा जी बताया। देखिए, अब एक सवाल मुझे भी पूछने दीजिए। आपने मेरे जीवन के बारे में पूछ लिया, मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चाय की चुस्की हम लेते हैं, सवाल मैं पूछता हूँ, जवाब मेरे गेस्ट देते हैं, लेकिन आज मेरे गेस्ट हैं जो श्रीमान वीरेंद्र सिंह राठौर, वो मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, और ये मैं माइक उनको थमा रहा हूँ, मैं इनकी बातों का जवाब देने जा रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल मेरा आज सुखीजा जी से भी है। अब सुखीजा जी तो हमारे मित्र भी हैं। सुखीजा जी, आप हमारे मित्र भी रहे हैं, और हैं, आप मित्र हैं भी। और आपको तो याद होगा, हमारा पुराना संबंध है, सुभाष कॉलोनी में हमारा बचपन कटा, और आप एसडी स्कूल के छात्र रहे हैं। उस समय भी आप बड़े शरारती छात्रों में आपकी गिनती होती थी एसडी स्कूल के। पर आप भी श्रोताओं को बताइए कि आप बेशक पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, आपका भी जीवन कहीं ना कहीं भाजपा आरएसएस के साथ जुड़ा रहा। आपका जीवन जो है संघ के अंदर भी बीता है, शाखाओं में भी हमने बचपन में देखा आप बहुत काम करते रहे। तो आप भी बताइए कि कैसे बजरंग दल के अंदर तो आपके हमने खूब जो है मामले देखे कि होली का त्यौहार है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रंग लगने चाहिए। तो आप भी श्रोताओं को बताएं कि कैसे बजरंग दल के एक स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता के रूप में वो तमाम चीज़ों को छोड़ करके आपने प्रोफेशन के अंदर बदलाव कैसे आपने किया, और वो भी करनाल के श्रोता जानना चाहते हैं, उस पर भी थोड़ी सी आप लाइट डालिए। जी बिल्कुल दोस्तों, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूं, और खास तौर पर मेरे प्रिय मित्र वीरेंद्र सिंह राठौर खास तौर पर सुन ले, आप भी सुने, क्योंकि जो मैं जिस चीज का जवाब देने जा रहा हूं दोस्तों, जीवन के अंदर बदलाव समय समय पर या तो ईश्वर करता है या फिर वो इंसान खुद करता है, क्योंकि जो होता है उसको दिखाना बड़ा जरूरी है। राठौर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब लोग सुन ले, मैं बाल्यकाल से, बचपन से संघ की शाखाओं में जाना शुरू हुआ, और संघ के जो संस्कार थे वो मुझ में आए, लेकिन जो मेरा जो सोचना, मेरा मानना, जो देश प्रेम के लिए, देश के लिए करने का था, तो मैं बजरंग दल में चला गया। बजरंग दल की काफ़ी जिम्मेदारियां मेरे पास रही। एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स का
मुझे सदस्य लगाया गया, मेरी सेवाएं ली गई। और राठौर साहब, आपको ये नहीं मालूम, आपने संघ से तो मुझे जोड़ा, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ा और हारा भी है। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना मान सम्मान रखा, क्या किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बात जब व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाता है तो जी सवाल, हाँ, आया 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 बहुत 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 बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि सामाजिक जीवन से ही शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन पर ही अंत हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ राठौर साहब, मेरा स्वभाव बड़ा क्लियर है। यदि मेरे देश पर किसी भी तरह की कोई भी आफत आएगी तो सबसे पहले विकास सुखीजा की तलवार देश रक्षा के लिए बाहर निकल जाएगी। और बात रही कि अगर यदि मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरे लिए आज बड़ा, मैंने आप लोगों से सीखा है, पॉलिटिशियंस, राजनेताओं से सीखा है कि किस तरह से वो अपनी डाल बदलते हैं। टपक के कांग्रेस में चले जाते हैं, टपक के बीजेपी में आ जाते हैं, और आज ट्रेंड चल रहा है आम आदमी पार्टी में जाने का। तो राठौर साहब, मेरा सोचना है और सबका भी यही सोचना है, मैं बिल्कुल चैलेंज से कह सकता हूं राठौर साहब, कि अपने फायदे के लिए लोग अपनी राजनीतिक पार्टियां बदलते हैं, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें, हमने ना तो कोई पार्टी बदली है और ना ही बदलने की सोची है। हां, काम मेरा ऐसा है, प्रोफेशन जो मेरा है दोस्तों, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, मीडिया लाइन के अंदर आया मैं, और मीडिया की लाइन में अगर मैं काम नहीं करूंगा तो राठौर साहब मेरा परिवार कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है, मुझे अपना परिवार चलाना है, हमारी भी जरूरतें हैं, हमने भी अपने बच्चे पालने हैं, काम धंधा तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन किसी की चापलूसी नहीं कर सकते हम, और ना ये हमारे संस्कार हैं। जो बात कहनी है ना, ठोक के सामने कहनी है, क्योंकि नाम भी वीरेंद्र और विकास है, राशि भी सेम है और गुस्सा भी बड़ा सेम आता है। और आपको बता दें दोस्तों, अभी तक जो विकास ने कह दिया, विशु ने जो कह दिया, वो हो रहा है। मैं आपको 1000 करनाल के अंदर राठौर साहब जो जो मैंने कहा है वैसे ही उसी पैनल के ऊपर हुआ है, और आगे भी जो होने वाला है वो भी कहेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बड़ा साफ सुथरा सा जीवन है। चलिए आप सीरियस हो गए। बिल्कुल। आज तक नहीं नहीं, ये क्या था, आज सुनिए तक सुनिए आप सुनिए सबकी खिंचाई क्या करते हुआ? आए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े नजदीकी दोस्त है, लोगों को मिर्ची बड़ी लगती है राठौर साहब, जब वहां पर में दोनों बैठते हैं, हमें लोग देखते हैं ना तो लोग हमें गाली भी देते हैं। दोस्तों, जहां प्यार है ना वहां तकरार भी है, और जहां मेरे करनाल के लिए, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए अच्छा सोचा जाएगा तो वहां तो आपको विकास सुखीजा मिलेगा मिलेगा राठौर साहब। ये मेरे संस्कार हैं, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य था देश की सेवा करना, सेना में जाना, और इन बिटवीन मैं बैड लक कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन के बाद मैं वापस आ गया। तो ये बैड लक ही कहेंगे, क्योंकि मुझे जीवन में मौका नहीं मिला इस तरह से बॉर्डर पे जाकर समाज की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है राठौर साहब कि मेरा जो कार्य है, आप मेरे कार्य से कितने प्रभावित हैं? आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ये तो आप सबकी खिंचाई करते हैं, तो आज मुझे मौका मिला तो थोड़ी सी मैंने भी खिंचाई से बड़ा प्रभावित हूँ और मैं खिंच गया हूँ, आपने मुझे और खींच लिया है। नहीं, पर मेरी दिल से आपको शुभकामनाएं। आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं शहर के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, और हर मुद्दे पे निष्पक्षता से आप बात को उठाने का काम करते हैं, और पूरी खिंचाई आप सरकार की भी पूरी खिंचाई करके रखते हैं, जिससे सरकार जो है वो सीधे रास्ते पे चले। इस पे भी कोई दो राय नहीं है इसके, और आप इस प्रोफेशन में निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ें। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, और आप हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक एसेट है जिस पे हमें गर्व है। क्या बात है दोस्तों, मैं राठौर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनको मुझ पे गर्व है। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे प्रिय मित्रों के, और ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं दिल को छू लेते हैं। चलिए राठौर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सुखीजा जी।
थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा जाने से पहले आप एक बार होली का पर्व है उसका एक मैसेज आप जरूर दें लोगों को, क्योंकि आप राजनीति क्षेत्र में हैं, हम नहीं है राजनीति क्षेत्र में, लेकिन हम भी अपने चैनल अब तक टाइम्स की ओर से आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन के अंदर रंग भर दे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा यही मैसेज है सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को होली के पावन त्यौहार की। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। होली के रंग जो हैं वो आप सबके जीवन में भी रंग, अच्छे रंग लेकर, बेहतरीन रंग लेकर के सबके जीवन में आए। हमारा शहर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, शहरवासी तरक्की करें, ऐसी मंगल कामनाएं मैं करता हूं। सबको एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सुखीजा जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और दोस्तों, जाने से पहले आपको एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो आप खास तौर पर ध्यान से सुन लें, क्योंकि जाने से पहले अगर मैंने आपको जाने के समय अगर अच्छी सी बात नहीं बताई तो आप कहेंगे हो क्या रहा है। दोस्तों आपको बता दें, करनाल में जिस तरह से डीटीपी विक्रम कुमार, तहसीलदार राजबख्श और उसके बाद एससी नगर निगम भ्रष्टाचार के लपेटे में आए हैं, उनका पीए लपेटे में आया है, इस पूरे मामले के अंदर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो आपको बता दूं कि टेंशन में तहसीलदार है, टेंशन में डीटीपी है, टेंशन में एससी है, टेंशन में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब हैं, और उसी टेंशन के अंदर वो बचने की टेंशन में है और विजिलेंस इनको लपेटने की टेंशन में है। सरकार अपनी टेंशन में है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की जो जड़ें फैल रही हैं उसको कैसे काटा जाए, और हम अपनी टेंशन में है कि हमें भी आपको अच्छे अच्छे खबरें मसाले दिखाने हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों आज की चुस्की को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।